नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल के इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र संस्कृत भाषा विज्ञान की एक विधा ध्वनि विज्ञान इस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। मित्रों, भाषा विज्ञान की सुदीर्घ श्रृंखला में जो ध्वनि विज्ञान जिस विषय का व्याख्यान प्रारंभ किया है, इसमें हमारा प्रस्ताव था कि हम इस शाखा के अंतर्गत, इस व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग ध्वनि शिक्षा, ध्वनि की परिभाषा, भाषा की विविध ध्वनियां, वाग्यंत्र, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों की उत्पत्ति और ध्वनियों का श्रवण, मनन आदि इन विषयों पर विमर्श करेंगे। तदनुसार हमने ध्वनि की परिभाषा को जानने का प्रयास किया, हमने ध्वनि की उपयोगिता को समझा। आज हम ध्वनि विज्ञान के विषय में कुछ नई बातों को जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व यह भी जानना आवश्यक है कि ध्वनि विज्ञान के जो सविशेष 3 बातें हैं जिनकी प्रस्तावना हमने दी थी, वह यह है कि इसके अंतर्गत विश्लेषण, वर्णन और वर्गीकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। जहां तक विश्लेषण की बात है, इसका तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत हम अपनी ध्वनियों का विश्लेषण करते हैं। जो विविध वाग्य यंत्र हैं, जीभ, तालु आदि, मुख, नासिका आदि से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, वो ध्वनियां किस जगह से कैसे बाहर निकलती हैं और किस प्रकार हम उसको जानते हैं। इसी प्रकार जो वर्णन है, उस वर्णन में कौन सी ध्वनियां किस स्थान से उच्चारित होती हैं, ऐसी क्या सूक्ष्मता है कि 2 ध्वनियों में हम एक विशिष्ट भेद हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। और साथ ही तीसरा है वर्गीकरण, अर्थात जितनी हमारी ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों की प्रकृति, उन ध्वनियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनका एक वर्गीकरण किया जाता है। और वो वर्गीकरण के भी कई प्रकार हो सकते हैं। एक तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्गीकरण की कंठ से निकलने वाली कौन सी ध्वनियां हैं, इसी प्रकार की तालु से निकलने वाली कौन सी ध्वनियां हैं, अथवा नासिका से निकलने वाली कौन सी ध्वनियां है। तो एक तो इस प्रकार का वर्गीकरण है। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण यह होता है कि जैसे हमने पहले भी कहा है, अल्प प्राण ध्वनियां होती है, महाप्राण ध्वनियां होती है, अंतस्थ ध्वनियां होती है, ऊष्म ध्वनियां होती है, जिह्वामूलीय ध्वनियां होती हैं, उपध्मानीय आदि, ऐसे कई प्रकार की ध्वनियों का एक विशिष्ट वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि किसी एक पॉकेट या किसी एक ही आर्ग्यूमेंट के अंतर्गत हम किसी भी विषय का या किसी भी वस्तु का या किसी भी विश्लेषण का वर्गीकरण करें, बल्कि वर्गीकरण के कई प्रकार होते हैं। अपनी शोध, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो तदनुसार ध्वनियों के भी वर्गीकरण का हम उल्लेख पाते हैं। मित्रों, अब इसके साथ जो आज का मूल विषय है, वो ध्वनि विज्ञान की शाखाओं को जानेंगे। उन शाखाओं को किस प्रकार हमारे जो वाग्य यंत्र है वो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम इसको जानेंगे। और उन अलग अलग वाग्य यंत्रों का आज सविशेष मैं आपके सामने परिचय लेकर के उपस्थित हूं। तदनुसार ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। अगर आप इसको ये देखें कि ये समस्त ध्वनियों का कार्य व्यापार किस प्रकार होता है, तो उनके ध्वनि के 3 चरण हैं। उच्चारण या उच्चरण, संचरण या गमन, उच्चारण को हम उत्पत्ति भी कहेंगे, और तीसरा जो है वो तीसरा संबंध है श्रवण से, अर्थात फेफड़ा, मुख, नासिका आदि के माध्यम से हमारी ध्वनियां निकलती हैं और उन ध्वनियों की एक यात्रा होती है, एक जर्नी होती है। यानी मुख से निकलने के बाद वह ध्वनि अपने तरंग या अपनी लहर के साथ गमन करती है, संचरण करती है। कहां तक? श्रोता तक। और श्रोता जो है उसको कैच करता है, उसको सुनता है, उसका श्रवण करता है, और तदनुसार ध्वनि का जो व्यापार है वहां बंद हो जाता है और हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि जो है उन श्रुत ध्वनियों का
एक अर्थ ग्रहण करके और तदनुसार हम व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये उच्चारण, संचरण और श्रवण, इन तीन के आधार पर ध्वनि विज्ञान की तीन शाखाएं हमारे सामने आती हैं और उन शाखाओं के विविध नाम हैं। औच्चारिकी ध्वनि विज्ञान कह लेते हैं, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान कह लेते हैं। अगर आप शब्द देखें तो शब्द वस्तुतः संस्कृत का यह शब्द है, औच्चारणिक, उच्चारण शब्द से निकला है। इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कहीं उसको फिजियोलॉजिकल फोनेटिक्स कहते हैं या कहीं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं, यानी आर्टिकुलेशन से हम बोल करके, उच्चारित करके ऐसी ध्वनियों को निकालते हैं, तो यह विश्लेषण होता है। इसी प्रकार जो दूसरा है वह है सांचारिकी या सांचारिक ध्वनि विज्ञान। एकॉस्टिक और अकूस्टिक अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, फोनेटिक्स, इस तरह से इसका हम नाम लेते हैं। और तीसरा है श्रौतिक, श्रुत शब्द, श्रवण, श्रौतिक या श्रौतिकी ध्वनि विज्ञान है, जिनको ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं। अब ये जो है, इसके अंतर्गत किस प्रकार अध्ययन होता है, क्या क्या अध्ययन होते हैं, हम इन विषयों को भी जान लेते हैं। जहां तक औच्चारिकी, औच्चारणिक या औच्चारणिकी ध्वनि विज्ञान की बात है, इनका एक और है, इसको शारीरिक ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। इनमें ध्वनियों के उच्चारण और उन ध्वनियों की उत्पत्ति का विश्लेषण किया जाता है, उनकी उत्पत्ति का विवेचन किया जाता है। अर्थात वह ध्वनि, कौन सी ध्वनि किस जगह से उत्पन्न हो रही है, जिह्वा या तालु के संपर्क से कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिह्वा या दंत्य के, दांत के संपर्क से कौन सी ध्वनियां उत्पन्न हो रही है, उन ध्वनियों की उत्पत्ति के पीछे और क्या क्या कारण है, तो आदि ऐसे तत्वों का वहां पर विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है। मित्रों, केवल बोल लेना ही मात्र हमें अपने भाषा विज्ञान को समझना नहीं है कि उन बोलनों के कतिपय जो कारण होते हैं, उन कारण का विश्लेषण भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत में किया जाता है। तो ध्वनि विज्ञान में भी उन ध्वनियों के उच्चारण स्थान के कारण और क्यों उस रूप में वह ध्वनि निकल के आ रही है, उनका अध्ययन वहां किया जाता है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत ध्वनि यंत्रों का विस्तृत विश्लेषण होता है। जो वोकल ऑर्गन्स हैं, कभी कभी उसको हम वोकल कॉर्ड्स भी कह लेते हैं, तो ये जो वोकल ऑर्गन्स हैं, जो वोकल जो मैकेनिज्म है, इसका भी इसमें विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही इसकी बात आपके सामने रखी कि उनके पीछे क्या कारण है, उनका अनुसंधान इसमें किया जाता है। कौन सी ध्वनियां वाग यंत्र के किन किन अवयवों से निकलती है, इसका अध्ययन किया जाता है। मित्रों, जैसा हम आप जानते हैं, अगर आप पहले भी आपने चर्चा सुनी होगी कि जैसे वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है, तो जहां तक वर्णमाला या वर्णक्रम की दृष्टि से हम बात करते हैं तो वैदिक लगभग 52 ध्वनियां हैं और इसी प्रकार जो लौकिक संस्कृत है उसमें 48 ध्वनियां हैं। दूसरे शब्दों में अगर यूं कहें कि वैदिक 4 ध्वनियां विलुप्त हो गई और लौकिक में 48 ध्वनियां बची रह गई। अब ये जो ध्वनियां हैं, 48 ध्वनियां या 52 ध्वनियां, बहुत कम ऐसे उच्चारण विशेषज्ञ होते हैं, ज्ञाता होते हैं कि 48 की 48 ध्वनियों का सद्यः और शुद्ध उच्चारण कर पाए, कर सकें। कई बार चर्चा आती है कवर्ग चवर्ग के जो पंचम वर्ण हैं, इवन टवर्ग के जो पंचम वर्ण हैं, इनमें भी दोष देखे जाते हैं और ये दोष दुखद होते हैं। लेकिन अगर हम उच्चारणी की ध्वनि विज्ञान का विश्लेषण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उस दोष को भी हम दूर करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि जितने भी विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान के विभाग हैं, वहां पर एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जिसमें इन उच्चारणों के ऊपर में बल दिया जाता है। उच्चारण जो है वो सद्यः और सही उच्चारण जो है वहां पर उन्हें सिखाया जाता है। और जैसा कि पहले ही हमने कहा था कि ध्वनि का वर्गीकरण इसके अंतर्गत है, ध्वनियों का विश्लेषण, ध्वनियों का वर्गीकरण इसके साथ किया जाता है। और यह जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का तात्पर्य यहां पर क्या है कि जो पुनः कि किस किस वर्ग से कहां से ये ध्वनियां निकल रही हैं, इनको किस कैटेगरी में, इनके चरित्र, इनकी प्रकृति की दृष्टि से, इनके स्वभाव की दृष्टि से इन ध्वनियों को किस कैटेगरी में रखे जाएं। जो दूसरी शाखा है सांचारिकी, पहले भी संचरण या गमन, जो मूवमेंट है, जो जर्नी ऑफ अ साउंड है, इसकी हमने चर्चा की। अन्यथा देखेंगे कि अगर हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनियां विलुप्त हो जाती हैं, बोलने के सद्य बोलने के बाद ही ध्वनियां विलुप्त हो जाती है। ऐसा हमारे कर्ण से, हमारे श्रवण यंत्र से जो है इसका बोध होता है।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा और गूढ़ भाषा विज्ञान में जाएं तो ये जो ध्वनियां हैं, जो उच्चरित शब्द है, उसे नित्य कहा गया। हालांकि कई दर्शन इसे अनित्य मानते हैं, व्यक्तिगत मैं भी शब्दोच्चारण को अनित्य मानता हूं, क्योंकि उच्चारण के बाद शब्द की यात्रा जो है वो खत्म हो जाती है। अस्तु, ये अलग विश्लेषण मैंने पहले ही कर रखा है, लेकिन मूल विषय यहां पर यह है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बोलने के बाद वह ध्वनि विलुप्त हो जाती है, लेकिन मुंह से जैसे वो ध्वनि निकलती है उसकी यात्रा श्रोता तक पहुंचती है। आप समझ सकते हैं कि वो ध्वनि विलुप्त नहीं हो रही है, क्योंकि जहां भी कहीं श्रोता हो, चाहे वो हमारे नजदीक बैठा हो, चाहे वो अत्यंत दूर, कभी खेत खलिहान में जब ऊंची आवाज देकर के हम बुलाते हैं तो मुंह से निकलने के बाद तो वह ध्वनि विलुप्त हो जाती है, लेकिन नहीं, अपनी यात्रा करते हुए वह ध्वनि उस श्रोता तक पहुंचती है और श्रोता तदनुसार उस उच्चारण, जो उच्चरित शब्द हैं, उस शब्द के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया, अपनी गतिविधि वहां पर अभिव्यक्त करता है। तो ये ध्वनि जो है, इस ध्वनि को इस रूप में हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जो संचरण है, उस संचरण वाली जो ध्वनि विज्ञान है, सांचारिकी ध्वनि विज्ञान जो है, या सांचारिक ध्वनि विज्ञान जो है, उसमें क्या है कि उच्चारण से होने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं, उन ध्वनि तरंगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि जो साउंड वेव है, इवन फिजिक्स में आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से ये सविशेष फिजिक्स या भौतिकी का यह एक विषय बन जाता है कि जिसमें आप जो साउंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तरंग दैर्घ्य आदि की चर्चा करते हैं, जो डेसिबल, जो उच्चारण के स्वर कितना हाई है कितना लो है उसको डेसिबल से अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका विस्तृत अध्ययन यद्यपि भौतिकी के अंतर्गत है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक भी इसका अध्ययन करते हुए ये जानते हैं, उन ध्वनि तरंगों का अध्ययन करते हैं। और ध्वनि तरंग स्पष्ट आप समझ पाएंगे, कोई भी जो कुचु टू तु पु, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनमें से कोई भी एक आप वर्ग को पकड़ें और उन वर्ग के जो प्रथम 4 ध्वनियां हैं, उन 4 ध्वनियों में स्वयं आपको उनके तरंग आपको बोध होगा। क, ख, ग, घ। अब देखेंगे कि एक कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो सूक्ष्म विश्लेषण, जो ज्ञाता होते हैं, जो सूक्ष्म ज्ञाता होते हैं, वे इन ध्वनियों के परिवर्तन को समझते हैं, उन ध्वनियों के परिवर्तन को जानते हैं और तदनुसार वह उनका अध्ययन करते हैं। मैंने जैसा कहा कि यह भौतिकी की एक प्रसिद्ध शाखा भी है, एक ब्रांच है। ध्वनि तरंगों की गणना तथा उनके संचार का वर्णन और विश्लेषण इस शाखा के अंतर्गत, इस अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सांचारिकी ध्वनि विज्ञान के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तीसरा मित्रों जो हमारे सामने है, वह तीसरा जो ध्वनि विज्ञान है, वो आपको पूरा का पूरा जो श्रवण के ऊपर निर्भर रहने वाला है, जिसको हम श्रौतिक या श्रौतिकी ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तदनुसार इस श्रौतिकी पहले भी चर्चा की कि ध्वनि की, उच्चरित ध्वनि की एक यात्रा होती है, संचरण या गमन होता है। संचरण के अनंतर संचरण करते हुए वह ध्वनि श्रोता के कर्ण विवर कर्ण तक पहुंचती है। तो वहां श्रोता उसे, यानी श्रोता का जो कर्ण है वह उसे कैच करता है, उस ध्वनि को पकड़ता है और तदनुसार उसके अर्थ ग्रहण को लेता है। तो वायुमंडल में संचरण करने वाली ध्वनि तरंगों के द्वारा कर्ण पटल को जो प्रभावित किया जाना है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि हम मित्रों में से ही कई ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं पाते और जो सुन नहीं पाते। तो वहां पर भी देखिए, अगर हमारे कर्ण पटह के उस वर्गीकरण को न समझा जाए तो हम उस न्यूनता को, उस हीनता को नहीं समझ पाते कि जो श्रवणहीन व्यक्तित्व हैं वो क्यों नहीं सुन पाते। तो तदनुसार हमारा जो ध्वनि, जो उच्चरित ध्वनि का जो तरंग है, उस तरंगों के द्वारा किस प्रकार हमारे कर्ण विवर कह लें, कर्ण पटल कह लें, कर्ण पटह कह लें, उनको यह प्रभावित करते हैं ये तरंगे, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और साथ ही जो मध्य कर्ण और अंतः कर्ण, अब ये भी एक देखिए, अगर हम कान की भी संरचना की बात करें
तो इनको कई प्रकारों से बांट सकते हैं, लेकिन सविशेष अगर हम देखें तो 3 प्रकार अभी हमारे सामने आ रहा है। एक बाह्य कर्ण जो कि विवर का हिस्सा होता है, जिसके थ्रू से, फिर मिडिल यानी मध्य कर्ण, और अंतः कर्ण यानी अंतिम जो सीमा है कर्ण श्रवण की, जो अंतिम सीमा है हमारी कर्ण के बनावट की, वो है। तो इस प्रकार मध्य कर्ण और अंतः कर्ण को प्रभावित करते हुए जो संवेदक तंत्रिकाएं हैं, जो हमारी सेंसिबल नर्वस सिस्टम है, अर्थात वो तंत्रिका जो श्रवण को, जिसको हिट करती हैं ये तरंगे, ध्वनि की तरंगे, और उस हिटिंग जो एक संवेदनामय, जो संवेदना से पूर्ण जो हमारी तंत्रिका है, वो तंत्रिका उसको ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक उसको भेजती है। तो इस संवेदक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक जो पहुंचने की जो यात्रा है, इसका अध्ययन इस श्रौतिकी के अंतर्गत, श्रौतिकी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यह जो चीज है सविशेष हमारे लिए ध्यान रखना है कि ये 3 बेसिक ध्वनि विज्ञान की 3 प्रमुख शाखा है, जिस शाखा के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान की समग्रता का विश्लेषण किया जाता है। मित्रों, इसके बाद हम यह भी जानते हैं कि हमारी श्रवण की एक पूरी प्रक्रिया होती है। सुनने की जिस प्रकार बोलने की भी प्रक्रिया होगी, क्योंकि हम सहज तो बोलते नहीं। अभी मैं आपके सामने एक पूरा का पूरा विवरण दूंगा, खाका दूंगा, अभी वाग्यंत्र का उल्लेख करूंगा, जिसमें चर्चा करूंगा कि किस प्रकार हम ध्वनि उच्चारित करते हैं। लेकिन उसी प्रकार श्रवण की पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे उस वस्तु को, उस विषय को, उस ध्वनि को हम ग्रहण करते हैं, उसको, उसी को वोकल ऑर्गन्स या ऑर्गन्स कह लें, या ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कह लें, और मैकेनिज्म ऑफ स्पीच कह लें, यानी बोलने के उच्चारण का जो यांत्रिकीकरण है, इसके अंतर्गत हम इसको जानते हैं। ये सुनने की पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत इसको हम जान पाते हैं, और तदनुसार 2 मूल तत्व हमारे सामने आते हैं। एक कहलाता है वाक या वाग्यंत्र, और दूसरा है फेफड़ा, जिसे लंग्स हम कहते हैं। तो वाग्यंत्र, इसका एक विस्तृत विश्लेषण है। हमारे पूरे अंतःकरण में, यानी मुख के बाहर, ओष्ठ के बाहर तक निकलने और फेफड़ा से जो प्रारंभ करने वाली यात्रा है, इन दोनों के मध्य जब हम विश्लेषण करेंगे तो लगभग 20 ऐसे स्पॉट, 20 ऐसे यंत्रों की गणना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है वाक यंत्र, वाक को समझना। और वाक को समझना यह है कि मनुष्य जो आज समस्त हमारी सभ्यता है, इस समस्त सभ्यता का जो विस्तार है, जो विश्लेषण हम करते रहे हैं, वो वाणी के बिना अधूरा है। पुनः पुनः उनकी स्थापना, प्रतिष्ठापना की गई है, सारे आचार्यों ने प्रतिष्ठापना की है, और अपने व्याख्यान में ही कई बार हमने ये विश्लेषण किया कि अगर ये वाणी नहीं रहती तो ये सारा संसार जो है वह अंधकारमय होता। ये वाणी, यह कथन दंडिका है। तो इस प्रकार से यह हम देखते हैं, पाते हैं कि वाणी की महत्ता है। लेकिन ये वाणी निकली कैसे? हमने शुरू से ही कहा कि देखिए, जो एक मानक ध्वनि को हमने एक मानक कोड दे दिया कि अमुक स्थल से निकलने वाली अमुक ध्वनि को हम अमुक वर्ण से पहचानेंगे, जैसे क, जैसे प, जैसे च, जैसे त और जैसे ट। अगर आप इन्हीं 5 वर्णों का विश्लेषण करेंगे तो अलग अलग स्थल विशेष से हमारी जो फेफड़े के द्वारा जो छोड़ी गई हवा है, वो हवा टकराती है, और जिस जिस स्थल से वह हवा टकराती है उस स्थल से उस प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। ये तो हमारे अंतःकरण की बात हुई। लेकिन आप बाह्य जगत में भी देखें, एक डंडे को लेकर के अगर किसी धातु पर आप उसको टकराते हैं, धातु से टकराते हैं, तो उसकी आवाज भिन्न होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर उसी को किसी अधातुक पदार्थ से टकराएंगे तो उसकी ध्वनि भिन्न होगी। अर्थात अलग अलग स्थल से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। तो तदनुसार हमारे इससे वो जो वाग यंत्र है, उन्होंने स्पॉट पे वह ध्वनि, वह जो एयर है, वह जो वायु है, वो हिट करती है, और तदनुसार एक जो आपका मनोवांछित जो वर्ण है, हम उस वर्ण को पहचान पाते हैं। लेकिन प्रारंभ में हमने इन वर्णों को चिन्हित नहीं किया है। प्रारंभ में जो प्रारंभिक जो आदिम भाषा है, वो आदिम भाषा तो अस्पष्ट ही होती है, अज्ञात होती है। उसमें केवल
हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, लेकिन ध्वनि के उस कोडिफिकेशन को हम नहीं पकड़ पाते। और इसके ऊपर कई प्रकार से चर्चा हमने बार बार की है और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की है। इसी प्रकार जो फेफड़ा है, अगर उसके फिजिकल आप इंपॉर्टेंस को देखें, हमारे शारीरिक महत्व को देखें, तो वो एक अलग विषय है कि जिसमें हम कहते हैं कि हम जो शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं, वो शुद्ध वायु नासिका होते हुए वो हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, और अशुद्ध वायु जो है, प्रदूषित वायु जो है, वह फेफड़े से बाहर निकलती है। यही प्रक्रिया है। एक तरह से जो सामान्य रूप से किसी बर्तन को पकाने के लिए जिस प्रकार धौंकनी होती है, काम करने के लिए होती है, उसी प्रकार मानो शरीर में यह फेफड़ा जो है धौंकनी की तरह है, पंपिंग होती है। पंपिंग से वो वायु जो है वो बाहर छोड़ता, फेफड़े जो हैं वो छोड़ती हैं, और तदनुसार वही जो प्रदूषित वायु है जो हमारे मुंह से या नासिका से निकलती है, वही प्रदूषित वायु विभिन्न स्थानों से जो टकराती है, वह टकराने वाली जो ध्वनि है वही हमारे लिए वाक, वाणी या उच्चरित स्वर हमारे लिए बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये वाग्यंत्र या फेफड़े की बात आपके सामने प्रस्तुत की कि वाग्यंत्र की इतनी विस्तृत, ये जो वाग्यंत्र है, वाणी जो है, और फेफड़े की कितनी विस्तृत भूमिका है। एक चीज और, अगर हमारा फेफड़ा कार्य नहीं कर रहा, अगर फेफड़े में कोई परेशानी है, तो हमारी ध्वनि में भी विकार उत्पन्न होते हैं, कई सारे वर्ण हम नहीं बोल पाते। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि केवल फेफड़े का ही यह कार्य नहीं है। फेफड़े तो केवल वायु का संप्रेषण करते हैं, लेकिन वह श्वास नली आदि से निकलते हुए हमारे मुख तक की एक लंबी यात्रा करते हैं। इस यात्रा के क्रम में उस वायु को कतिपय स्टॉपेज, जिसको कि हम पड़ाव कहते हैं, उस पड़ाव से गुजरना होता है, और जिन जिन पड़ावों पर वह वायु कहें कि क्षणिक ही अगर विश्राम करते हुए आगे निकलती है, तो वह एक नूतन ध्वनि का रूप ग्रहण करती है। तो ये मित्रों जो एक ध्वनि है, इस ध्वनि की चर्चा हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। लेकिन इसके साथ एक और जो विशिष्ट तत्व जानना है, जैसा कि शुरू से ही हमने कहा कि ये संपूर्ण जो मानव के द्वारा उच्चरित वर्ण या मानव के द्वारा मुंह से जो निकाली गई वायु है, इस होल सिस्टम को एक हम फ्लूट के माध्यम से और बांसुरी के माध्यम से समझते रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार बांसुरी के विभिन्न जो आप कहेंगे नोट्स होते हैं, और हर एक नोट्स को ऊपर अप्स एंड डाउन्स करने से और उस बांसुरी में हवा छोड़ने से जिस प्रकार रिक्वायर्ड हम स्वर निकाल लेते हैं, एक सरगम की ध्वनि निकाल लेते हैं, उसी प्रकार जो एक स्किल्ड जो स्पीकर होते हैं, जिनकी वाणी पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है, मैं शैशवावस्था के शिशु की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो एक युवक जो पूर्णतया उनके सारे अंग पूर्णतया विकसित हो चुके होते हैं, वे अपने मनोवांछित, अपने जो रिक्वायर्ड हैं, जो अपने डिजायर्ड जो हैं, उस शब्द के उच्चारण कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक वोकल कॉर्ड, कोई भी एक यंत्र, कोई भी एक तंत्र अगर उनका खराब है, तो तदनुरूप जैसे कभी कभी हम लोगों के दांत टूटे जाते हैं, तो ऐसे दांत टूटने की स्थिति में कतिपय वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो सारे जो संचित वायु हैं, वो संचित वायु हठाते ही उस दांत के छिद्र से निकल जाते हैं। या इसी तरह जब कभी कभी हमें भयंकर सर्दी होती है और नाक हमारे बंद होते हैं, तो जितने भी अनुनासिक वर्ण हैं, वो सारे अनुनासिक वर्ण बोलने में असुविधा होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बांसुरी हो या किसी भी वाद्य यंत्र के, किसी भी जो संगीत के यंत्र हैं, अगर उनका कोई एक तार अगर विकृत हो जाए, अगर बांसुरी का एक छिद्र विकृत हो जाए, तो अनुरूप हम संगीत नहीं सुन पाते। उसी प्रकार हमारे जो ध्वनि यंत्र हैं, हमारे जो वाग्य यंत्र है, उन वाग्य यंत्र के एक में भी किसी प्रकार की यदि हीनता उत्पन्न होती है, या और भी देखिए कभी कभी हमारी जिह्वा में घाव हो जाते हैं, या हमारे ओष्ठ में घाव हो जाते हैं, तो हम पवर्ग का उच्चारण नहीं कर पाते। और बहुत ही सुंदर इसका प्रयोग दंडी ने अपने दशकुमार चरितम में किया है, जहां पर मित्रगुप्त नामक एक जो चरित्र है, उस चरित्र के ओष्ठ में घाव है, और वो पवर्ग वाला जो है, जो ओष्ठ्य वर्ण है, उनका उच्चारण नहीं कर पाते। और इस चरित्र को स्थापित करने के लिए दंडी ने उनके लिए सारे वही संवाद रखे जिसमें एक भी ओष्ठ्य वर्ण प्राप्त नहीं होता। अगर श्मशान बोलना है, तो वहां पर शंकर नृत्य शाला प्रयोग
करके उस पवर्ग स्मशान के मां शब्द को बचा लेता है। अगर कामदेव के लिए कोई शब्द प्रयोग करना होता है तो वहां पे नक्र केतन कह करके वहां पर पवर्ग वहां से हटा लेता, मीन केतन नहीं करते। तो ये मनुष्य, ये जो है, ये हमारी ध्वनि की विशेषता है, ध्वनि यंत्रों का भी है। हम अपने अगले व्याख्यान में इन ध्वनि यंत्रों का एक विस्तृत चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, उन्हें जरूर देखिएगा और वो चार्ट से भी हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारी ध्वनियों की यात्रा होती है। तो मित्रों, ये ध्वनि विज्ञान की शाखाओं के विषय में हमने जाना, हमने फेफड़े और वाग यंत्र जो वाक विशेष के विषय में जाना। आपने बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक इस व्याख्यान को सुना है। इस क्षण में मैं केवल आप सब लोगों से के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए यह आशा करता हूं कि इस क्षण में यह जो व्याख्यान है आपके आनंद का विषय होगा। आपके ज्ञान में यदि किंचन मात्र भी इसका योगदान हो पाएगा तो यह मेरे ऊपर एक प्रकार से आप लोगों की कृपा होगी। आप अपनी टिप्पणी करें और यदि और किसी भी प्रकार के इसमें परिष्कार की आवश्यकता होती है तो मैं जरूर उसे आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।